मंच, आदरणीय मंच, सभा में मौजूद मेरे इतने प्यारे आदरणीय सभी, कलकत्ते में हम लोग न जाने कितने ही सेमिनारों में शहर में हमेशा मिलते हैं। और यतीश जी कलकत्ते में 2012 में आए और मेरी इनसे पहली बातचीत पिछले साल 2024 में। तो मैं इनको देखता था तो सोचता था कि मतलब हिंदी के काफी जगहों पे दिखते थे, तो वैसे भी बातचीत नहीं थी, लेकिन मुझे एक चीज बहुत प्रभावित करती है हिंदी के लोगों को लेकर कि जो परिवार है हिंदी में, हिंदी का मास्टर या हिंदी का लेखक अपने परिवार को लेकर बहुत वो एक छुपा छुपा भाव रखता है। वो हिंदी के सेमिनारों में रोज घूमेगा, वो पत्नी उसकी सेमिनारों में नहीं दिखती। वो होली मिलन करेंगे, दीपावली में मिलेंगे, कविता पाठ करेंगे, काव्य सम्मेलन में जाएंगे, पत्नी नहीं आती। हिंदी का मास्टर, हिंदी का लेखक खुद बाहर घूमता है। यतीश जी अपनी पत्नी के साथ घूमते हैं, तस्वीरें पोस्ट करते हैं। मुझे ऐसे अरुण महेश्वरी हैं, सत्यप्रकाश भैया अपनी पत्नी के साथ तस्वीर देते हैं और चाय पिलाते हैं उन्हें। और मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो सार्वजनिक जीवन में अपनी पत्नियों के साथ घूमते हैं, क्योंकि हाँ, ये बहुत जरूरी है। ऐसे पता चलता है कि वो स्त्री के लिए क्या सोचता है, और ये बहुत जरूरी है किसी भी आत्मकथा में बात करते हुए, क्योंकि मैंने इधर 10-15 साल में बहुत आत्मकथाएं पढ़ी। अभी मैं 2-3 साल पहले गिरीश कार्नाड की आत्मकथा पढ़ रहा था, नाटक के कार्तिकेय जी ने क्या शानदार पाठ किया। तो गिरीश कार्नाड की वो जो किताब है मेमोयर है, उसमें उन्होंने मैं जब ये किताब पढ़ा तो मुझे उसी की याद आई। उसमें गिरीश की मम्मी है, वो भी नर्स है, उनके भी पिता की मृत्यु, उनकी मम्मी नर्स है, उनके पति की मृत्यु हो जाती है, फिर वो दूसरी शादी डॉक्टर से करती हैं, और ठीक वैसे ही वही प्रसंग है, एकदम सेम वही है। तो ये वो गिरीश कार्नाड की वो आत्मकथा हमें पढ़नी चाहिए। और गिरीश ने वो आत्मकथा किसी से लिखवाई थी, बेड पे, बहुत हालत खराब थी उनकी, और वो पाठ करते और एक आदमी बैठ के लिखता था। और दूसरा ये पुस्तक पढ़ते थे, मुझे सत्यप्रकाश तिवारी की याद आती थी बहुत, कि वो अपनी मम्मी को लेकर हम बहुत ही प्यार करते अपनी माँ से वो। तो मैं 2019-20 में जब सत्यप्रकाश से बात करता था, तो मैं एक बात बहुत आश्चर्य में डूब जाता था कि एक आदमी के पिता की मृत्यु हो गई है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादातर जिसके सर पर कोई नहीं है, मतलब पिता की नौकरी, हमारे समाज पितृसत्तात्मक है, पुरुष ही, तो वो लड़के आमतौर पर आवारा हो जाते हैं। ये देखने में आता है, ज्यादातर लोग ऐसे आवारा हो जाते हैं। खुद को गढ़ लेना, मैं हमेशा कहता हूँ कि खुद को गढ़ना, रोज अपने को बनाना, ये बहुत, किताब में तो कुछ पन्नों में लिख देते हैं, जल्दी में लिख दिया, हम लोग पढ़ते हैं और 20 साल बाद अमिताभ बच्चन बन के निकले यतीश जी। लेकिन ये जो रोज का जीवन है, ये कितना कठिन है। और एक बात मैं कई बार सोच चुका हूँ, जब यतीश की इस किताब पे लोग बात करते कि इनके जीवन में ये आधार हुआ, माँ रही, दीदी रही, लेकिन मुझे जब मैंने ये किताब पढ़ी तो एक तो मेरा ये इंप्रेशन पड़ा कि एकदम बहुत नारकीय जीवन रहा इनका। और वो सारे वक्ता जो इनकी किताब में सूत्र खोज रहे हैं कि इनकी दीदी इनका सपोर्ट सिस्टम थी, या भाई, या माँ, या असली में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। ये जबरदस्ती ढीठ आदमी की तरह घुस रहे हैं, सबसे प्यार मांग रहे हैं, कोई प्यार नहीं कर रहा है। आपको लगता है कि दीदी उनको सपोर्ट कर रही है, या कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। आप ठीक से पढ़ें, ये खुद सपोर्ट खोज रहे हैं उसमें। और आप टेरी गटन की किताब हम सबने पढ़ी है, हाउ टू रीड लिटरेचर, उसमें आप देखो वो किताब को कैसे पढ़ें। एक लेखक असल में एक किताब को हम कैसे पढ़ें, और एक लेखक किताब में क्या लिखता है। जैसे एक कथा है, वो बहुत हिट है कि एक साधु
साधु है, वो किसी महर्षि आते हैं उसके यहाँ, उसकी सेवा करता है और वो उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि राजा के पास चलो। राजा के पास जाते हैं तो राजा उस साधु को 1000 गौएं दान देता है। तो बहुत खुश होता है, नाचने लगता है साधु कि अब मेरे पास 1000 गौएं आएंगी और मैं उनकी सेवा करूंगा, दूध पीऊंगा, दही। तो राजा को देखकर लगता है कि अरे ये तो बहुत खुश है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें गाय नहीं दूंगा और मैं गाय वापस ले रहा हूँ। तो फिर भी नाचने लगा साधु, कहते हे भगवान अब तो गाय नहीं होगी, सेवा नहीं करना पड़ेगा, गोबर नहीं निकालना पड़ेगा। तो यतीश कुमार ने उसमें खुद ही खोज लिया है। वो आप ठीक से गौर से पढ़े, भाई कोई इनको सपोर्ट नहीं कर रहा, वो अपना जीवन जी रहा है, वो अपने स्कूल, सैनिक स्कूल, वो अपना जीवन, ये उसमें जाके अर्थ खोज रहे हैं कि ये करियर ऐसे बन सकता है, ऐसे पढ़ सकते हैं। जब मैं पहली बार वो शिक्षक पढ़ रहा था, बड़ी अम्मा जो है, तो मुझे लगा कि अच्छा कोई एक और बढ़िया पात्र आया। लेकिन वो मैंने कहा ना कि अभी क्या होता है ना, हम लोग इधर खास करके ये पिछले जब से प्रवृत्ति पूंजी बताया, लेट कैपिटलिज्म जिसको सतीश पचौरी आवारा पूंजी कहते हैं, तो ये जब से आया तब से देखिए कि युवाओं में डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है। मैं आपको बताऊं, दीपिका पादुकोण की आत्मकथा में पढ़ता था तो उसमें देखा वो 18 घंटे सोती थी, डिप्रेशन में, आंखें नहीं खोलती थी, डॉक्टर्स दिन भर पास रहते थे। और वो ये डिप्रेशन क्यों हो रहा है इतना? अभी मैं देखता हूँ, हम लोग क्लास लेते हैं विद्यार्थियों के साथ, किसी को कुछ बोल दो वो डिप्रेस हो जा रहे हैं वहीं पर, कुछ भी बोल। एक लड़की फेल हुई, मैंने कहा कि तुम लोग ठीक से पढ़ाई करो नहीं तो इसकी तरह हो जाए, वो रोने लगी। तो डिप्रेशन बहुत हो रहा है, अवसाद बहुत हो रहा है। और ये जो पीढ़ी रही है, ये जो बड़े हुए हैं, मैंने देखिए एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। यतीश जी को बार बार पढ़ते मुझे ये बात लग रही थी कि इनको पता नहीं, क्योंकि इन्होंने इस किताब में बहुत अन्याय किया है, पूरी बात खोली नहीं है। इसको पढ़ के लग रहा है कि कम से कम और 150 पेज होना चाहिए था, क्योंकि बात ही नहीं बताई है पूरी। अब आप अंदाजा लगाइए वो क्यों नशा कर रहे हैं, क्या बात हुई, अचानक नशा करने लग गए, कई ऐसी चीजें जो खोल ही नहीं रहे। और मैंने कहा ना, मैं एक बात बताऊं आपको, आश्चर्य होगा, मैं यतीश जी का चेहरा मुझे हमेशा ही, मतलब कोई इंप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दिखता चेहरे मुझे। मैं हमेशा देखता था, मैं बात भी करता था अपने दोस्तों से, प्रभात से, चेहरे पे कोई मुझे एक्सप्रेशन ही नहीं दिखता। अभी ये किताब पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि इतने सारे स्तरों पे जीवन हो चुका है कि कोई रस, कोई मजा ही नहीं है। तो ऐसा लगता है कि कोई रूटीन की तरह कोई जिंदगी जी जा रही है। ये मृत्यु पर इतनी बात क्यों लिखी है? हम लोग सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, लेकिन ये जो मृत्यु की बात करते हैं, इन्होंने इतने सालों के बाद मृत्यु को चिन्हित किया है कि इतने समय मुझे मृत्यु मेरे पास आई है और मैं बच गया हूँ। ये बच गया हूँ, ये क्या बताना चाह रहे हैं कि कैसे बच गया? आप एक मजे की चीज देखिए, जब ये पानी में, ये प्रसंग हर उस जीवट आदमी के लिए होता है। जब आपने उदय प्रकाश की कहानी पढ़ी होगी, टेपचू वो मरता ही नहीं। टेपचू, यतीश जी एक आदमी से बच के डुबकी चोरी कर रहे हैं, कोई डुबकी लगा रहे हैं, और मजे के बाद देखिए वही आदमी बचाता है, बाल खींच के निकालता है पानी से। तो वो चीज पढ़ते समय मैं सोच रहा था कि हम लोग के साथ भी यही चीज होती है, चीजें कि हम जिन परिस्थितियों को, वही आदमी बड़ा बन पाता है। मैं गिरीश कर्नाड की बात बोलूं, जब गिरीश कर्नाड की बात करते हैं, उनका घर भी कोई, अच्छा मजे की बात है, गिरीश कर्नाड का भी एक जो भाई है, जो पहले पति से है, वो नारकीय जीवन जीता है। यतीश भी इसमें एक जो भूमिका लिखती कि मैं ये प्रसंग लिखते समय बहुत सोचा था कैसे लिखूं, गिरीश ने लिखा है। गिरीश ने इतने मजे में उस प्रसंग को लिखा है कि आपको पढ़ के लगेगा कि ये क्या किया। बड़े भाई के साथ, तो बड़े भाई की बड़ी हालत खराब थी, उसके साथ बहुत अपमानजनक स्थिति हुई, उसको कैसी कैसी बातें बोली जाती थी। और उसकी मम्मी जो है, गिरीश की मम्मी जो है, वो अपने बड़े बेटे के साथ अन्याय कर रही है, वो नर्क में रहे, कहाँ रहे, जेल में रहे, इसकी कोई परवाह नहीं कर रही, और अपनी माँ के बारे में बात लिखनी है। गिरीश कर्नाड ने इतने शानदार ढंग से लिखा है, कोई अपनी तरफ से कोई नरेशन नहीं दिया है, सिर्फ बात रख दी है। तो इससे पढ़ते ही पता चलेगा कि मम्मी विलेन है, और कुछ नहीं, अपनी तरफ से कुछ लिखा। फिर सेकंड चैप्टर में चले गए। ये कितनी शानदार, कितनी समझदारी, एक लेखक कितना समझदार होता है। और गिरीश, तो ये चीज मुझे यहाँ भी लग रही थी कि कोई भी अपने पे, जैसे मैंने कहा ना कि पत्नी वाली बात, उसी तरह से अपने ऊपर बात करना बहुत मुश्किल होता है।
आप लोगों ने रामविलास शर्मा की आत्मकथा पढ़ी होगी, संत आदमी है। मतलब हम लोगों ने बाद में जाना तो और भी बातें जानी, लेकिन किताब पढ़ के लगेगा कि कोई तो गलती करते होंगे। रामविलास शर्मा ने कुछ अपने बारे में गलत लिखा ही नहीं है। क्या क्या शानदार नियम थे घर में। उस समय रामविलास शर्मा ने घर में नियम बनाए थे कि घर में जॉइंट फैमिली, घर में जो भी पति होगा सप्ताह में एक दिन अपनी पत्नी को फिल्म दिखाएगा, खाना, ये कितने सारे नियम, उस सामंती परिवेश था। और वो परिवार था, वो संयुक्त परिवार को पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं। और मुझे पता है, मैंने जो कहा कि कोई इंप्रेशन के चेहरे नहीं देता, मुझे अब यतीश कुमार ऐसा लगता है कि ये तो मैंने ये प्यार की जो भूख है, जो हम लोग बोलते हैं ना, एक आम आदमी जिसको शाही कहते हैं, कि वो जो लघु मानव जिसे कहते हैं, यतीश कुमार का जो लघु मानव है, वो आप सोचिए कि कितना प्यार खोजता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस आदमी से उन्हें सबसे ज्यादा प्यार मिला होगा, उसका सूत्र उन्होंने छोड़ दिया है कि जब द्वितीय भाग लिखेंगे तब लिखेंगे पत्नी के लिए, क्योंकि वो जो समझ, उस आदमी पर सबसे कम लिखा उसमें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कि हम जिसके सहारे पूरी दुनिया से लड़ रहे होते हैं ना, वो उस आदमी पर बात आती है तो कहते हैं इस पे तो इत्मीनान से लिखेंगे, इस पर पूरी एक किताब होनी चाहिए। क्योंकि अकेलापन बहुत खराब चीज है। और अकेलेपन पर जितने भी लोग बात करते हैं, जो लोग अकेले नहीं है, क्योंकि अकेलापन तोड़ देता है। और खास करके तब जब आप बन रहे होते हैं। अब सोचिए, बिहार, ये किताब पढ़ते समय यतीश कुमार ने अपने बारे में बात की है, लेकिन उस बात करते दौरान बिहार की भी बहुत सी परिस्थितियां, भू माफिया से लेके राजनीतिक परिवेश, जातिवाद से ये नर्क है। इस पर कुछ नहीं कर सक रहा है हमारा समाज, ये अभी भी है और बहुत खराब तरीके से है। और उस चीज से लड़ के बाहर निकलना, ये कोई भी आदमी, अगर किसी आदमी को जात पात के बारे में पता नहीं, और किसी आदमी को जात पात बेवकूफी भरी चीज लगती है, या लगता है कि आरक्षण बहुत खराब चीज है, वो तय मानने में वो सवर्ण है, जिसका कभी भी अपमान नहीं हुआ है, वही उसी आदमी को पता नहीं कि जात पात की कोई चीज है। जात पात एक इतना बड़ा नर्क है कि एक आदमी बड़ा, आप देखिए हर तीसरे चौथे पन्ने में वो जात पात का कमेंट है, क्योंकि वो फील होता है उस आदमी को। आप कल्पना कीजिए कि कह रहे हैं कि 50 किलोमीटर दूर है। 50 किलोमीटर कोई दूरी ही नहीं है, 50 किलोमीटर बहुत दूर है। लेकिन माँ, आप देखिए ये कहाँ, ये जो नायक है यतीश, ये कहाँ भाग के जाता है? नानी के घर, क्योंकि वहां 4 लोग प्यार कर रहे हैं, और वहां फैमिली है, असल में फैमिली है, तो फैमिली का प्यार दिख रहा है। यतीश को एंट्री नहीं है उसमें, लेकिन बाहर से वो प्रेम दिख रहा है, तो अच्छा लग रहा है कि सपोर्ट है, प्रेम है। और हर बार वहां भाग के जाना है। मुझे और भी जानना है कि इन परिस्थितियों के बाद अपने को गढ़ने का वो जो सूत्र बना, जैसे मैं अभी बात नहीं कर रहा था, पटना वाली बात बताई जानी चाहिए कि पढ़ाई करने के दौरान क्या सोचा, कैसे करियर बनाना है, किन लोगों से लड़ाई चल रही थी, क्या सोच रहे थे कि मैं कोई तो एक आदर्श होता है, हर आदमी के भीतर कोई ना कोई एक आदर्श चलता है। तो ये जो चीकू, अच्छा, बोरसी भर आंच, बोरसी इतनी कठिन जिंदगी है, तो आंच तो बहुत मध्यम शब्द है। मुझे लगता है बहुत और कुछ कठिन हो सकता था, लेकिन जैसे कि इस किताब के एंड आते आते यतीश कुमार जो कहते हैं, और जो मुझे खुद भी लगता है, कई बार सोचता हूँ, यतीश कुमार रोज किताब पढ़ते हैं, और रोज, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इनका ये जो जीवन है, वो जो किताबों की तरफ आ चुका है, जो कविता लिख रहा है। मुझे अंतस की खुर्शन, ये शब्द बहुत अच्छा लगा था। मुझे लगा कि क्या ही नाम, ये बड़ा सुंदर नाम है, काश मैंने रखा होता। तो अंतस की बहुत शानदार ये संज्ञा है कि, तो अभी ये पढ़ने के बाद और बहुत सारी बातें खुल रही हैं कि वो क्यों है। तो मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य, जैसे कि कई लोग होते हैं जो एक समय की पलायन करते थे, लेकिन असल में वो पलायन नहीं है। जो पोएटिक जस्टिस होता है, वो हर आदमी को चाहिए। देखिए, आदमी तो खराब काम करके भी अपने लिए तर्क खोज लेता है कि मैंने ये किया, इसकी ये वजह थी, मुझे हत्या करनी ही पड़ी। हत्या तक करने के लिए लोग वजह खोज लेते हैं, दंगा फसाद करने के लिए, क्या लोगों के साथ बहुत बड़े पैमाने, चोरी करने के लिए, पूरे देश को बर्बाद करने के लिए लोग बस तर्क हैं। और जो आदमी संघर्ष में जीता है, उसकी क्या हालत होती है, उसका जीवन कैसा गुजरता है, उससे भी तो कुछ। जिस आदमी को कभी कोई प्रेम, कोई संबल नहीं मिला,
उस आदमी को कहीं संबल तो साहित्य में मिल रहा है, लोगों को पढ़ के मिल रहा है, तमाम उपन्यास, कहानियां, कविताएं पढ़ के, फिर खुद लिख के, क्योंकि एक जस्टिस चाहिए, एक संबल चाहिए, दूसरे नहीं देते तो खुद ले लेना पड़ता है। और जो लोग खुद नहीं ले पाते, असल में हम जिन जिन लोगों को विलेन बोलते हैं, जो लोग नशा करते हैं, जो हथियार चलाते हैं, जो दूसरों की हत्या करते हैं, असल में वो भी आप बहुत गौर से रीडिंग करें उसकी, तो आप देखेंगे कि वो भी किसी चीज का रिएक्शन है। इसे लोग हिंदी सिनेमा पे कहते हैं कि सिनेमा में गुंडों को हीरो दिखाया जाता है। असल में ये जो कार्य कारण संबंध है, स्विच दबाया और पंखा चलने लगा, इसकी तरह से सिनेमा नहीं देखा जाता है। सिनेमा जो लोग बना रहे हैं वो क्यों ऐसा दिखा रहे हैं, उस पर अभी हमारा समाज वैसा नहीं हुआ कि हम सिनेमा की वैसी आलोचना करेंगे, तो लोग बोलेंगे तो सिर्फ उसी को दिखाओ और समाज को उसका असर पड़ रहा है। कोई भी व्यक्ति अपने लिए या तो संबल खोजता है, या कोई आदर्श खोजता है, या रिएक्ट करता है। तो इन्हीं 3 सेगमेंट्स में बटा हुआ है हर आदमी का जीवन। यतीश कुमार ने संबल को चुना है और कुछ क्रिएटिव करने की बात सोची है। और मुझे लगता है कि बहुत देर हो गई है, 2.5 घंटे हो गए, हम लोग फिर बात करेंगे इस किताब पे। और मैं इनसे कह रहा था कि वर्कशॉप की तरह करें, क्योंकि सेमिनार में टाइम बहुत बंधा होता है, वर्कशॉप की तरफ करें, बहुत बातचीत करें आपस में। बहुत देर हो गई है और मैं समझ रहा हूँ, तो मैं फिलहाल आज टाइम कहता हूँ। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद।